नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्ही सी काई से लेकर आसमान छूते विशाल पेड़ों तक पौधों की इस पूरी दुनिया को आखिर वैज्ञानिक समझते कैसे हैं? आज हम वनस्पति विज्ञान के इन्हीं रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे और जानते हैं हमारा गाइड कौन होगा? एक स्टूडेंट के बनाए हुए बड़े ही शानदार नोट्स। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये है कि वैज्ञानिक पौधों की लाखों प्रजातियों में कोई कंफ्यूजन कैसे नहीं होने देते? वो एक नक्शा बनाते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन चार्ट आप देख रहे हैं, ये 1883 का है। और ये ही हमारे आज के सफर का रोड मैप है। ये हमें दिखाता है कि कैसे पूरे प्लांट किंगडम को दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम आगे चलकर एक्सप्लोर करेंगे। पहला खंड, पादप जगत का मानचित्रण। अब इस नक्शे पर आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की कुछ बेसिक बातें समझ लें। यही हमारी नींव तैयार करेंगी। तो बॉटनी है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये पौधों की साइंस है। इसकी जड़ें जाती हैं प्राचीन ग्रीस तक, जहां एक दार्शनिक थे, थियोफ्रेस्टस। उन्हें ही वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही पौधों को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझने की कोशिश की थी। दूसरा खंड, बीज के बिना जीवन। चलिए अब अपने नक्शे के पहले बड़े इलाके में चलते हैं, क्रिप्टोगैम्स की दुनिया। ये वो पौधे हैं जिनमें बीज नहीं होते। इन्हें आप प्लांट किंगडम का सबसे शुरुआती और सबसे सरल रूप मान सकते हैं। क्रिप्टोगैम्स में आते हैं थैलोफाइटा जैसे पौधे, जिनका शरीर बहुत ही सिंपल होता है, मतलब कोई असली जड़, तना या पत्तियां नहीं होती। इसी ग्रुप में है शैवाल यानी एल्गी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कवक यानी फंगी, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। शैवाल यानी एल्गी सिर्फ तालाबों की हरी काई नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से जरूरी है। सोचिए, हम इन्हें भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनसे क्लोरेलिन जैसी एंटीबायोटिक दवाएं बनती हैं, और क्लोरेला नाम का एक शैवाल तो इतना कमाल का है कि उसे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ स्पेसशिप में ले जाते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। कवक और शैवाल दोनों ही सिंपल पौधे हैं, लेकिन फंडामेंटली ये बहुत अलग हैं। देखिए, शैवाल होते हैं ऑटोट्रोफिक, मतलब क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरी तरफ कवक होते हैं हेट्रोट्रोफिक, वो अपना खाना नहीं बना सकते। और तो और उनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की नहीं, बल्कि काइटिन की बनी होती है। कवक का एक दूसरा पहलू भी है। ये पौधों में कई गंभीर बीमारियां फैलाते हैं, जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं। चाहे वो गेहूं का लूस मट हो या गन्ने का रेड रॉट, इन बीमारियों के पीछे फंगस ही होता है, जो हमारी फसलों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब शैवाल और कवक दुश्मन नहीं दोस्त बन जाते हैं, तो वो मिलकर एक अनोखा जीव बनाते हैं जिसे हम लाइकेन कहते हैं। ये प्रकृति के इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। ये एयर पोल्यूशन को लेकर इतने सेंसिटिव होते हैं कि जहां भी ये उगते हैं, ये माना जाता है कि वहां की हवा साफ सुथरी है। क्रिप्टोगैम्स में अगला ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का, जैसे कि मॉस। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि जैसे एक मेढक को जिंदगी जीने के लिए पानी और जमीन दोनों चाहिए, ठीक उसी तरह इन पौधों को भी जमीन पर उगने के बावजूद रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और अब आते हैं टेरिडोफाइट्स पर, जैसे कि फर्न। इनमें पौधों के विकास का एक बहुत बड़ा कदम देखने को मिलता है, पहला असली वैस्कुलर सिस्टम। आप इसे पौधों का प्लम्बिंग सिस्टम समझ सकते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम, जो पानी और खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। इसी क्रांतिकारी विकास की वजह से पौधे जमीन से ऊपर लंबे हो पाए। तीसरा खंड, सूक्ष्म दुनिया। चलिए अब हम अपने मुख्य नक्शे से एक छोटा सा चक्कर लगाकर माइक्रोस्कोपिक दुनिया में झांकते हैं। देखिए, वायरस और बैक्टीरिया तकनीकी रूप से पौधे नहीं हैं, लेकिन ये पौधों की सेहत और बीमारियों से इतने गहरे जुड़े हैं कि बॉटनी में अक्सर इनकी भी पढ़ाई होती है। वायरस तो जिंदगी की एक पहेली है। उन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है। जब तक वो किसी जीवित कोशिका के बाहर हैं, वो नमक के दाने की तरह बेजान हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी सेल में घुसते हैं, वो अपनी कॉपीज बनाने लगते हैं, बिल्कुल किसी जीवित चीज की तरह। बैक्टीरिया, जिन्हें 1683 में पहली बार देखा गया, सिंगल सेल वाले जीव हैं, जो अलग अलग शेप्स में आते हैं। और दूध को खराब होने से बचाने के लिए लुई पैस्चर ने जो पैस्चराइजेशन का तरीका खोजा, वो इस बात का सबूत है कि इन छोटे छोटे जीवों को समझना हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए कितना जरूरी है। चौथा खंड, बीजों का उदय। तो अब तक हमने उन पौधों को देखा जिनमें बीज नहीं होते, यानी क्रिप्टोगैम्स। अब हम अपने नक्शे की दूसरी और सबसे एडवांस्ड ब्रांच पर चलते हैं, फैनरोगैम्स।
ये बीज वाले पौधे हैं और आज हमारी दुनिया पर इन्हीं का राज है। फैनरोगैम्स में पहला ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का। इनके नाम का मतलब ही है नग्न बीज। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीज किसी फल के अंदर बंद नहीं होते, बल्कि कोन्स पर खुले में लगे होते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ रेडवुड इसी प्राचीन ग्रुप का एक जीता जागता उदाहरण है। जिम्नोस्पर्म के बाद विकास का अगला पड़ाव है एंजियोस्पर्म, यानी फूल वाले पौधे। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपने कीमती बीजों को एक फल के अंदर महफूज रखते हैं। आज हम अपने आसपास जो भी पेड़ पौधे, फल और फूल देखते हैं, उनमें से ज्यादातर एंजियोस्पर्म ही हैं। एंजियोस्पर्म को आगे दो मेन क्लास में बांटा गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। ये क्लासिफिकेशन इस बात पर आधारित है कि उनके बीज की बनावट कैसी है। मोनोकॉट में गेहूं और चावल जैसे पौधे आते हैं, तो वहीं डाइकॉट में आलू, टमाटर और गुलाब के परिवार वाले पौधे शामिल हैं। 5वां खंड, एक पौधे की शारीरिक रचना। तो हमने पूरे प्लांट किंगडम का नक्शा तो देख लिया। अब जरा जूम इन करते हैं और एक अकेले पौधे की बनावट यानी उसकी मॉर्फोलॉजी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। किसी भी पौधे के दो मेन पार्ट्स होते हैं, जड़ और तना, पर ये हमेशा एक जैसे नहीं दिखते। कभी कभी खाना स्टोर करने के लिए ये अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे गाजर असल में एक बदली हुई जड़ है और आलू एक बदला हुआ तना है, जिसे हम ट्यूबर कहते हैं। ये दिखाता है कि पौधे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खुद को कैसे ढाल लेते हैं। फूल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, वो पौधे का रिप्रोडक्शन सेंटर हैं। उनका असली काम है पॉलिनेशन के जरिए अगली पीढ़ी को जन्म देना। जब पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कण एक फूल से दूसरे तक पहुंचते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है और बीज बनने का रास्ता खुल जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फूल की ओवरी फल में बदल जाती है। पर एक मजेदार बात बताएं, हम फल का जो हिस्सा खाते हैं वो हमेशा ओवरी नहीं होता। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, आम में हम मेसोकार्प खाते हैं, सेब में थैलेमस खाते हैं और नारियल में तो हम एंडोस्पर्म खाते हैं। और यहीं से हमें ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बीच का जरूरी अंतर समझ में आता है। ट्रू फ्रूट जैसे कि आम सीधे सीधे फूल की ओवरी से बनते हैं, जबकि फॉल्स फ्रूट्स जैसे कि सेब में ओवरी के साथ साथ फूल के दूसरे हिस्से भी शामिल होकर फल का हिस्सा बन जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन से लेकर फल बनने तक हमने पौधों की इस अद्भुत दुनिया को देखा। स्लाइड पर ये जो सवाल है, ये हमें भविष्य की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। पार्थेनोकार्पी यानी बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनना हमें दिखाता है कि इन प्रोसेसेस को समझकर हम खेतीबाड़ी में कितना कुछ बदल सकते हैं। मतलब ये ज्ञान हमें सिर्फ अपने ग्रह को समझने में ही मदद नहीं करता, बल्कि इसे बेहतर बनाने की ताकत भी देता है।